हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है विलियन, और ये विलियन के न्यूमेरिकल्स हमारे चल रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है। तो आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं, जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वो हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। क्वथनांक के उन्नयन का मीनिंग मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई विलायक है और इस विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर इस विलायक के क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। तो थ्योरी आप यदि देखना चाहते हैं तो दोबारा थ्योरी की वीडियो देखिए। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि क्वथनांक में वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये चीज़ें क्या क्या हैं सब देखते हैं, चलिए। तो डेल्टा टी क्या था? डेल्टा टी था क्वथनांक में वृद्धि, कि कितनी वृद्धि क्वथनांक में हुई है। स्मॉल डब्लू, स्मॉल जो चीज़ें हैं सारी वो विलय के लिए यूज़ होने वाली हैं, तो स्मॉल डब्लू विलय की मात्रा है, स्मॉल एम विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्लू जो यूज़ होने वाला है वो विलायक के लिए यूज़ होने वाला है, विलायक की मात्रा है। और के भी हम जानते ही हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या हमें दिया हुआ है पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में? तो कहता है कि एक अवाष्पशील विलय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास प्रथम जानकारी प्राप्त हो जाती है कि एक अवाष्पशील पदार्थ है और अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को हम लोग घोल रहे हैं। कहाँ घोल रहे हैं? 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन करते समय ये मान लीजिए कि आप लैब में खड़े हैं और जैसे जैसे ये कह रहा वैसे वैसे करते चलिए। तो हमारे पास 100 ग्राम बेंजीन है। तो देखिए ये बनाई मैंने 100 ग्राम बेंजीन, ये रही 100 ग्राम बेंजीन, ठीक है। और इस 100 ग्राम बेंजीन में हमें क्या करना है? 2.5 ग्राम अपना पदार्थ घोलना है। तो 2.5 ग्राम इसमें पदार्थ घोल दीजिए। 2.5 ग्राम हम लोग इसमें पदार्थ घोल देते हैं। तो जब आप इतना करेंगे, इतना करने से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होगी कि ये क्या है? ये तो है विलय, क्योंकि ये कम मात्रा में है, इसे ही घोला जा रहा है। और ये विलायक है, ज़्यादा मात्रा में है, इसमें घोल रहे हैं। तो इतना हमें स्पष्ट हो गया कि विलय की जो मात्रा है, विलय की मात्रा वो कितनी है? विलय की मात्रा तो केवल 2.5 ग्राम है, क्योंकि इतना ही तो घोल रहे हैं हम लोग। और विलायक की जो मात्रा है, विलायक की मात्रा, विलायक कितना है? 100 ग्राम बेंजीन है, तो विलायक है 100 ग्राम। तो विलय, क्योंकि स्मॉल छोटा शब्द है तो ये क्या है? स्मॉल डब्लू। ये बड़ा शब्द है तो ये क्या है? कैपिटल डब्लू। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, सीधा सीधा याद रखना है। विलय छोटा है तो स्मॉल डब्लू, विलायक बड़ा है तो कैपिटल डब्लू। फिर हमें क्या बताया जाता है? कहता है क्वथनांक में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। जब हमने घोला 100 ग्राम बेंजीन को, हम लोग घोलते हैं 2.5 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन में हम लोग घोलते हैं इस 2.5 ग्राम पदार्थ को। तो पदार्थ को घोलने पर क्या हुआ कि क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, ठीक है। कहता ना क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। तो लिखिए कि क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है? 0.4 डिग्री सेल्सियस की हुई है। और क्वथनांक में वृद्धि को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी से। कहता है बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो अगली जो हमें चीज़ दी है वो क्या दी है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो हमें दिया है वो कितना दिया है? 2.67 दिया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी। हमसे पूछा जाता है कि अणुभार की गणना कीजिए। जो पदार्थ हमने मिलाया था इसमें, इस पदार्थ का जो अणुभार है वो हमें बताना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी। आप फॉर्मूले को मेरे साथ साथ बोलिए तभी याद हो पाएगा। स्मॉल डब्लू इंटू 1000
अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब हमें निकालना क्या है, निकालना था हमें अनुभार निकालना है, विलय का अनुभार निकालना। तो अनुभार तो ये है ना, तो इस अनुभार को निकालना हमें, तो इसे यहाँ ले जाइए, इसे यहाँ ले आइए। तो स्मॉल m इजिकल टू क्या आ जाएगा, KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। तो आप रखिए इनकी वैल्यू क्या आती हैं। KB की वैल्यू कितनी थी, 2.67 थी। स्मॉल w की वैल्यू कितनी थी, 2.5 ग्राम थी। फिर 1000 है मल्टीप्लाई में, फिर आता डेल्टा T की वैल्यू कितनी, 0.4 है, ठीक है। और फिर आता है कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होंगी, ठीक है। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 से क्या होगा, 10 से एक काम कीजिए, 4 से 2.5 की जीरो उड़ा दीजिए, तो क्या बचा अब हमारे पास। और 10 जो बच रहा ना, एक जीरो बची, एक जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा। तो आ गया 26.7। कितना आ गया, 26.7 आ गया है ना भाई। अभी कितना था, 2.6 था ना, 2.67। एक जीरो जो बची है यहाँ से, वो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आगे ले जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 26.7 आ जाएगा इधर। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ गया है, तो ये कितना बना, 25। और नीचे अपॉन में कितना चल रहा है, 4। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर जो भी आएगा लिखिए। और आंसर मैंने, क्योंकि आप सभी बार बार परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैंने आंसर इसलिए इस बार पहले नीचे लिख दिए हैं। तो अगर यहाँ पर आपका आंसर 167 आता है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करिए हैं, कैलकुलेशन आपने बिल्कुल ठीक करी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कीजिएगा, आसान सा सवाल है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, और मैं तो कहता हूँ इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे कर लेते हैं आराम से, आप भी कर लेंगे। लेकिन समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये दूर नहीं कर पाते हैं। स्मॉल w कौन है, कैपिटल W। तो मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया है। विलय छोटा शब्द है, स्मॉल w। विलायक बड़ा शब्द है, कैपिटल W। बात खत्म। और फिर केवल फॉर्मूला याद करना है, आप फॉर्मूला याद करके जाइए, रखिए, और आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 2015 में भी ये क्वेश्चन आया, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो एक अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर। तो पहला आप इसका एक डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। क्या डायग्राम बनता है इसका, तो इसका बनता है कि भाई हमारे पास क्या है, 100 ग्राम जल है। सवाल करने के लिए सवाल में घुस जाइए, सवाल की जो आत्मा है उसे समझिए। अगर वो नहीं समझ पाएंगे ना, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमेशा हार्ड ही लगेंगे। आपको न्यूमेरिकल में घुसना ही पड़ेगा, उसकी जो मूल भावना उसे समझना पड़ेगा। तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलना, तो 100 ग्राम जल बनाइए और उसमें 12 ग्राम ग्लूकोज घोलिए। 12 ग्राम ग्लूकोज को उसमें घोल दीजिए। तो अब देखिए कितनी स्पष्ट बात हो गई है कि ये विलायक हो गया, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है, इसमें घोला जा रहा है। ये विलय है, इसे घोला जा रहा है। तो लिख लीजिए, पहले इन्हें लिख लेते हैं कि विलय की जो मात्रा है वो कितनी है, 12 ग्राम है। और जो विलायक है, विलायक की जो मात्रा है वो कितनी है, वो 100 ग्राम है। ठीक, विलय यानी कि छोटा शब्द है तो स्मॉल w, विलायक यानी कि बड़ा शब्द है तो कैपिटल W। अब पढ़ते हैं आगे। कहता है घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है ना, विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए अगर ये जल है, भाई हम जानते हैं, ये बात तो हम स्पष्ट रूप से जानते ही हैं कि जो जल होता है, जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, आप खुद बताइए मुझे। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना जल का क्वथनांक। जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जल का क्वथनांक कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ जो विलयन इन्होंने बनाया है, इस विलयन का क्वथनांक कितना पाया गया है, विलयन का जो क्वथनांक पाया गया है, विलयन का क्वथनांक जो पाया गया है वो कितना पाया गया है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। यानी कि जितना जल का होता है उससे ज़्यादा पाया गया ना। और देखिए ये चीज़
आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी कि जल का क्वथनांक 100 होता है, तो आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि जल का क्वथनांक 100 होता है। लेकिन यहाँ जो विलियन ये लोग बना रहे हैं, उस विलियन का क्वथनांक कितना है, 100.34 है। तो जल से तो ज़्यादा आया ना, तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्वथनांक में वृद्धि निकालनी पड़ेगी। क्वथनांक में वृद्धि निकालनी होगी। और क्वथनांक में वृद्धि कैसे निकालेंगे, आप खुद देखिए, आप कर ही लेंगे, कर भी लिया होगा। कितनी वृद्धि है, तो कितनी वृद्धि है, इस ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, क्योंकि भाई बाद में इतना हो गया ना, जब विलियन बना ले तो इतना हो गया, पहले जल का इतना था, तो 100.34 माइनस 100 ये हो गया क्वथनांक में वृद्धि, यानी कि 100 में से तो 100 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 0.34 डिग्री सेल्सियस की क्या है, वृद्धि है। तो ये आ गई हमारी क्वथनांक में वृद्धि। अब हम निकालना क्या, हमें निकालना है मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, अदरवाइज आप रट्टा मारेंगे, बिल्कुल याद नहीं होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक तो ये है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों अपॉन में, तो डेल्टा टी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन के बी अपॉन में आ जाएगा, नहीं के बी तो निकालना, डब्लू स्मॉल डब्लू अपॉन में आ जाएगा और 1000 भी अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा के बी। तो कुल मिला के हमारे पास के बी के लिए फॉर्मूला बन गया है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, डेल्टा टी है क्वथनांक में वृद्धि, जिसके मान है 0.34, स्मॉल एम है अणुभार। अणुभार किसका, जो पदार्थ हमने मिलाया था, मिलाया कौन था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का अणुभार निकालिए। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालने के लिए हमें लिखना होगा फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, सोचिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मैं यहाँ निकालता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो अणुभार हम लोग निकाल रहे हैं ग्लूकोज का, कितना अणुभार होगा, तो ग्लूकोज का अणुभार होगा, कार्बन का कितना होता है 12, और 12 की गुणा 6 में करेंगे तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 की गुणा 12 में करेंगे, 12 हाइड्रोजन है ना। फिर ऑक्सीजन का होता है 16 की गुणा 6 में करेंगे, और इस सब को पूरे को आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, तो हमने ग्लूकोज का अणुभार रखेंगे 180, तो ये हमने रखा अणुभार 180। कैपिटल डब्लू क्या है बताइए, विलायक, बड़ा है ना, विलायक की मात्रा कितनी है 100 ग्राम, अपॉन है स्मॉल डब्लू क्या है, विलय की मात्रा कितनी है 12 ग्राम, और 1000 तो है ही। आप इसे पूरे को सोल्व कीजिए, ठीक है, जो भी आता है यहाँ लिखिए और देख लीजिए। आंसर मैंने लिख दिया है 0.51 है। तो अगर आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद 0.51 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ होगी, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ होगी, 6 का पढ़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, और ईजी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, कहता है कि भाई जो 9 ग्राम ग्लूकोज है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में हमने घोला, और अब यह जल जो है 100.17 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा। तो पहले डायग्राम बनाइए और बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास ये 100 ग्राम नहीं, इस बार 150 ग्राम है, 150 ग्राम जल हमारे पास में है, और इस 150 ग्राम जल में क्या घोल रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज घोल रहा है ना, 9 ग्राम ग्लूकोज घोल रहा है ये। तो ये विलय की मात्राएं आप छाट लेंगे, निकल गई होंगी। विलय की मात्रा कितनी है, विलय यानी कि कम मात्रा वाला, तो विलय की मात्रा कितनी है स्मॉल डब्लू का, यानी कि 9 ग्राम। ठीक है, जो विलायक है, विलायक की मात्रा कितनी है, तो वो है 150 ग्राम, और विलायक कौन होता है, कैपिटल डब्लू। ठीक है,
अब कहता है यह जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो भाई आप खुद सोचिए ना, जल कितने पर उबलता है? जल तो 100 पर उबलता है ना, यानी कि जल का जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कितना है? जल का क्वथनांक तो 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ वाला जो जल है वो कितने पे उबल रहा है? 100.17 पे। तो यहाँ लिखिए, यहाँ जल उबलता है कितने पर? 100.17 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको क्वथनांक में वृद्धि निकल कर आ रही होगी कि क्वथनांक में जो वृद्धि है वो कितनी है? क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसमें से इसे घटा देंगे तो 100.17 माइनस 100, तो आएगी 0.17 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। आगे फिर फॉर्मूला लगाइए आप लोग। और ग्लूकोज है ना अणु, यहाँ पर जो विलय है कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुभार भी लिख लीजिए साथ साथ। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था 180। आप निकालिए दोबारा, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। और फॉर्मूला रखिए, और फॉर्मूला रख के आप इसे कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। आप फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला रख के के बी की वैल्यू निकालिए। और अगर आपका आंसर 0.51 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, और 2 मायनों में अलग है। तो 2 मायने कौन कौन से हैं पहले उन्हें समझते हैं। देखिए सवाल को पढ़िए आप। सवाल को पढ़ने पर क्या पता चलता है कि 0.1 मोलल, 0.1 मोलल, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि कितने ग्राम विलय है, कितने ग्राम विलायक है, इस तरह की तो कोई जानकारी हमें दी नहीं है। हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर 0.1 मोलल, यानी कि हम मोललता दी है। हमें क्या दी है? मोललता दी है। और दूसरी तो पहली चीज़ क्या है? यहाँ विलय विलायक कुछ नहीं पता क्या, यहाँ पे हमें पता है मोललता, मोललता हमें पता है। तो मोललता कितनी है? 0.1 है। कितनी है? 0.1। और दूसरी चीज़ है कि जो पदार्थ हमारा है ना इस बार, कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा पदार्थ है, अभी तक जो हमें पदार्थ दिए जा रहे थे वो पदार्थ कौन से थे? ग्लूकोज है या यूरिया है, सुक्रोज है, इस तरह के पदार्थ देते हैं। ग्लूकोज है, यूरिया, सुक्रोज, ये जो पदार्थ होते हैं ये टूटते नहीं हैं। जैसे ग्लूकोज है या यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। देखिए ये जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटता। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज भी जल में घोलने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये भी जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटता। सुक्रोज जो है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये भी जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटता है। लेकिन ये जो इन्होंने दिया ना पदार्थ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Ca3NO2। नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा CaNO2, NO3 का होल ट्वाइस। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट आयनों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ये आयनों में। ठीक है, तो ये जो हमारा अब की बार जो पदार्थ दिया गया है, ये पदार्थ बाकी सभी पदार्थों से किस कारण से अलग है? तो उसका कारण ये है कि जो पिछले पदार्थ हमें अभी तक क्वेश्चनों में दिए जा रहे थे वो आयनों में नहीं टूटते थे, लेकिन ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये टूट जाता है आयनों में। एक तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको क्वथनांक वाली, उन्नयन वाली जो हेडिंग है, यदि आपको स्टार्टिंग से ध्यान हो, यदि आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो कृपया करके ज़रूर देखिए। तो वहाँ मैंने बताया था कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ना, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो तो भाई मोललता के ही अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि क्वथनांक में वृद्धि जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? मोललता के, मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तब जाके कांस्टेंट बनता है, तब आता है कांस्टेंट के बी, है ना। और के बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? के बी की वैल्यू हमें दी है 0.52, और मोललता कितनी है? मोललता है 0.1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 इंटू 0.1, तो क्या होगा? अगर देखिए ये 1 होता तो 0.52 ही आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये 1 है नहीं, ये तो 0.1 है।
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.052 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, इतने डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। सेल्सियस कह लीजिए, केल्विन कह लीजिए, केल्विन में दिया है तो इतने केल्विन की वृद्धि हो रही है। ठीक, इतने केल्विन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ पर है क्या, जो हमारा पदार्थ है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। मैं लिखता हूं पहले, चूंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट आयनों में विभाजित हो जाता है, आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, ये तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, और ये विभाजित हो जाता है, Ca बनता है और NO3 नाइट्रेट बनते हैं। देखिए कितने नाइट्रेट हैं, 2 नाइट्रेट है ना, NO3 कितने हैं, 2, तो 2 ही नाइट्रेट बनेंगे। एक NO3 पे एक नेगेटिव होता है, तो 2 NO3 पे कितने नेगेटिव हो गए टोटल, 2 नेगेटिव काउंट होंगे भाई। एक NO3 पे तो एक नेगेटिव, और 2 है तो 2 NO3 पे कितने होंगे, 2 नेगेटिव। तो कैल्शियम पे कितने होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं। इतनी जानकारी आप 11वीं क्लास में ले चुके होंगे, कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने आयन बन गए, एक आयन तो इसका बना और 2 आयन बने इसके, तो कितना आयन बने, 3 आयन बन गए। और ये जो आप पूरी हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, क्वथनांक में उन्नयन, आप ध्यान कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन कैसा गुण है, अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणु संख्या गुणधर्म होने की वजह से ये जो क्वथनांक में उन्नयन है ना, इसका मान डिपेंड करेगा कणों की संख्या पे। यहाँ तो कैल्शियम नाइट्रेट कितना था, एक अकेला ही था, लेकिन यहाँ कण कितने बन गए हैं, 1 और 2, 3 ही कण हो गए हैं यहाँ पे। तो ये जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये अणु संख्या गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है, तो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। और कणों की संख्या हो गई 3 गुना, भाई 1 थी और यहाँ कितनी हो गई, 3, तो कणों की संख्या चूंकि 3 गुना हो गई है, तो जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है वो भी 3 गुना हो जाएगा। चूंकि क्वथनांक का उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है, और यहाँ कणों की संख्या कितने गुना हो रही है, 3 गुना। आप ध्यान से देखें, यहाँ कितने थे, 1, और यहाँ कितने हो गए, 1 और 2, 3, 3 गुना हो रही है। इसलिए यहाँ जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी ना, वो इसकी 3 गुना होगी, 0.052 इंटू 3। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये है क्वथनांक में वृद्धि जो हुई है। ठीक, और देखिए विलयन कैसा था, जलीय विलयन था। तो जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन होता, नहीं इसमें ये सेल्सियस में, इसमें 273 जोड़िए आप, 273 यानी कि 373 केल्विन होता है। और यहाँ इतने केल्विन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसलिए नया क्वथनांक क्या होगा, विलयन का नया क्वथनांक क्या होगा, विलयन का नया क्वथनांक कैसे निकालेंगे। देखिए इतना तो होता ही है, और इतने की हो गई है वृद्धि, भाई इतना तो होता ही है ना, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे 373 केल्विन आ जाएगा, तो इतना तो होता ही है, और इसमें इतनी हो गई है वृद्धि। तो नया क्वथनांक कैसे निकालेंगे, कि जो 373 केल्विन था उसमें वृद्धि जोड़ देंगे। ठीक है, तो 373 प्लस 0.156 केल्विन की वृद्धि हो गई, तो कितना आ गया, 373.156 केल्विन। ये आ गया हमारा आंसर, कि जल का जो अब जो विलयन का क्वथनांक होगा ना बाद में, वो इतना होगा। तो आप इस तरीके से 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन्हें आप कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं घर से करने के लिए, आंसर मैंने लिख दिए हैं। आपके यदि आंसर ठीक आ रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, तो आप इन्हें क्वेश्चनों को देख लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में PDF में भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।